Good morning, students, and welcome back you all again in this video. Well, we have done lesson 1 of a history section. When, where, and why, how. This was the name, I think. When, where, and how. Right. So, in today's video, we'll start lesson 2, the rise and growth of the company power. In history, the East India Company have ruled our country. Same in the same way, डच हमारी कंट्री में आए, फ्रेंच हमारी कंट्री में आए, पोर्तुगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए. किस तरह से उन्होंने जो है हमारी कंट्री में आके ट्रेड एंड बिजनेस को प्रमोट किया, बढ़ाया. तो इस लेसन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उससे पहले समझते हैं. इन द लेट 18th सेंचुरी द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज हाईली अनस्टेबल. 18th सेंचुरी में जो राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी, अस्थिर थी. कुछ भी नहीं पता था किस पार्टी का रूल है, क्या है. पार्टी छोड़िए, उस टाइम पे जो है 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तो कॉलोनियल टाइम था वो एक तरह से. दूसरे मुगल्स का, ब्रिटिशर्स का, इनका राज था हमारे ऊपर. तो उस बीच एज सच जो पॉलिटिकल सिस्टम था इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था जो कि आज है हमारी कंट्री में. औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. औरंगजेब जो था मुगल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था. हिज डेथ इन 1707 मार्क द बिगिनिंग ऑफ वार ऑफ सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ दिल्ली. 1707 में जब उनकी डेथ हुई औरंगजेब की, उसके बाद में ये एक तरह की वॉर स्टार्ट हो गई कि कौन जो है दिल्ली की गद्दी पे दोबारा बैठेगा, थ्रोन ऑफ दिल्ली. द मुगल कोर्ट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द तुरानी एंड ईरानी. जो मुगल कोर्ट होता था, जिसमें जितने भी फैसले लिए जाते थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तुरानी और ईरानी. द अफगानी एंड द हिंदुस्तानी ग्रुप विच वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट वन अनदर. लगातार लड़ाइयाँ कर रहे थे आपस में और एक दूसरे के लिए चालबाजियाँ जीतने के लिए, हराने के लिए, ये सब चीज़ें चल रही थी. विद इन 50 ईयर्स ऑफ औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के 50 सालों के अंदर 9 मुगल एम्परर रूल्ड इन क्विक सक्सेशन. इसी 50 सालों के अंदर जो है 9 रूलर अलग अलग मुगल एम्पायर के आए और उन्होंने दिल्ली पर राज किया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक सेंटर, द मुगल गवर्नर ऑफ ऊध, बंगाल, डेक्कन फ्रीड देमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जो है गवर्नर जो थे, मुगल गवर्नर्स, ऊद भी एक प्लेस है उसके, बंगाल और दक्कन का जो हमारा एरिया है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे. अट्रैक्टेड बाय इंडियाज एनॉर्मस वेल्थ एंड अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द पर्शियन रूलर नादिर शाह, ईरान के रूलर थे पर्शियन नादिर शाह, इन्वेडेड इंडिया इन 1739. भारत पर आक्रमण कर दिया नादिर शाह ने 1739 में. ही इंडल्ज्ड इन लूट एंड लार्ज स्केल मैस्कार ऑफ पीपल. लूटपाट उन्होंने की और बहुत बड़े लेवल पे मैस्कार हुआ. मैसेकर होता है बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मौत के घाट उतार देना, मार देना. ही वॉज फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली के रस्तों पे चलते हुए who invaded India intermittently from 1747 to 1767. जो बाद में शाह अब्दाली ने जो है 1747 से 1767 1767 तक रूल किया. एज अ रिजल्ट इंडियाज़ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ सफर्ड एनॉर्मसली. और इसका क्या रिजल्ट हुआ? फाइनेंशियली और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है काफ़ी कम हो गई. द पेव्ड द वे फॉर अदर फॉरेन नेशन टू इन्वेड डोमिनेट इंडिया. और एक रास्ता खोल दिया बाकी देशों के लिए भारत पे आक्रमण करने का और डोमिनेट करने का, आकर के रूल करने का. डॉक्टर सतीश चंद्र opines that India lagged behind the world in the field of science and technology and Mughal ruling class remained blind to this development. अब इंडिया जो है उस टाइम पे डॉक्टर सतीश चंद्र जो थे, इन्होंने बताया, अपना ओपिनियन ये दिया कि इंडिया जो है इस टाइम पे पीछे था पूरी दुनिया के कंपैरिजन में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में. एंड द मुगल रूलिंग क्लास रिमेन ब्लाइंड टू दिस डेवलपमेंट. और मुगल क्लास जो थी, मुगल एम्पायर जो था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव करने वाला नहीं था और इस वजह से जो है पिछड़ गए. अब देखिए इसमें
द पोर्तुगीज़ इन इंडिया, पुर्तगाली लोग जो इंडिया में आए उनके बारे में बताया है। इंडिया हैज़ कमर्शियल रिलेशन विद द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट सिंस एंशिएंट टाइम, इंडिया के व्यापारिक रिश्ते हैं हमारे पश्चिमी देशों के साथ पुराने टाइम से ही। द मुगल एम्परर्स हैड फेल्ड टू गार्ड देयर सी कोस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवी, मुगल एम्परर्स जो थे, मुगल शासक जो थे, वो फेल हो गए एक तरह से गार्ड करने में अपने कोस्ट को, अपने समुद्री तटों को। किस वजह से? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर नेवी नहीं होती थी। थस इंडियन कोस्ट बिकेम एन ईजी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द यूरोपियन पावर्स हु फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ इंडियन ट्रेड, इसलिए ये ईजी हो गया उनके लिए, उन यूरोपियंस के लिए, उन पावरफुल यूरोपियंस के लिए इंडिया पे कंट्रोल करना और यहाँ आकर के अपना बिजनेस करना, व्यापार करना, ट्रेड करना। एंड द यूज़ ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करने के लिए एक रास्ता खुल गया। द जोग्राफिकल डिस्कवरीज ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 15th सेंचुरी ऑल्सो ओपन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यूअर एंड मोर प्रॉफिटेबल मार्केट। अब क्या हुआ? जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, भूगोल के क्षेत्र में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, खोजें हुई, जिन्होंने क्या किया 15th सेंचुरी में एक नया ही एस्पेक्ट खोल दिया। प्रॉफिटेबल मार्केट के रूप में इंडिया को जाना जाने लगा। वास्को डिगामा, ए पोर्तुगीज़ नेविगेटर, फाउंड आउट अ न्यू सी रूट टू इंडिया। वास्को डिगामा जो एक पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे, सेलर थे, यात्री थे, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला इंडिया का। ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 20 मई 1498, कालीकट के तट पर ये पहुँचे 1498 में, 20 मई को, विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप। फ्लीट होता है ग्रुप, फ्लीट वर्ड यूज़ होता है शिप्स के लिए। 4 जहाज़ों के ग्रुप के साथ वो आया, जिसमें 118 सेलर्स थे, नाविक थे 118 ऑन बोर्ड। ही रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम द हिंदू किंग जामोरिन। जामोरिन एक हिंदू किंग थे, इन्होंने इनका जो है काफ़ी वार्म वेलकम किया, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है स्वागत किया। द पोर्तुगीज सक्सीडेड इन द एस्टैब्लिशिंग देयर ट्रेड सेंटर्स इन कोचिन, केरला में, गोवा, दमन एंड दीव, विच दे रिटेन टिल 1961। तो अब देखिए 1498 से लेकर के 1961 तक उन्होंने अपने जो है प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए इंडिया में, और वो सक्सेसफुल रिटेन भी रहे। अब इसमें देख लेते हैं ड्यूनो में क्या है। इन 1492 द स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर इंडिया। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश नेविगेटर थे, इसी की तरह, वास्को डिगामा की तरह, वो भारत की खोज के लिए निकले थे, बट लैंडेड ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका, थस अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। लेकिन इंडिया ना पहुंचते हुए वो अमेरिका पहुंच गए, और इस तरह से जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, उन्होंने इंडिया की खोज ना करते हुए अमेरिका की खोज की 1492 में, और इंडिया की खोज की वास्को डिगामा ने। तो ये था हमारा पुर्तगाली लोगों के बारे में, पुर्तगीज़ के बारे में, जो इंडिया आए, जिन्होंने इंडिया पे ट्रेड किया एक। और मुग़ल एम्पायर उस टाइम पे होता था, इस वजह से जो है स्ट्रॉन्ग नेवी उनके पास नहीं थी, ताकि वो इंडिया के कोस्ट को, समुद्री तटों को की रक्षा कर सके। और एक पूरी तरह से एक उनको ओपन इनविटेशन मिल गया, इतने भी यूरोपियन जो पीपल थे, जो लोग थे, इंडिया में आकर के बिज़नेस करने के लिए और यहाँ के रिच रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो डेट्स का इंपॉर्टेंट डेट इसमें है कि वास्को डिगामा कब पहुँचे। तो 20 मई 1498 को वो इंडिया पहुँचे। 4 शिप्स का उनका ग्रुप था, जिसमें 118 सेलर्स थे, और हिंदू किंग जो है जामोरिन ने उनका स्वागत किया। तो ये था पुर्तगीज़ के बारे में इंडिया में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डच इन इंडिया। जो डच लोग थे वो इंडिया में किस तरह से आए, क्या उन्होंने किया, इन सब चीज़ों के बारे में जो है अब इस पैराग्राफ में है। अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ द साउथ टू ईस्ट एशिया, द डच अंडरटुक सेवरल वॉयजेस दिस रीजन। अब जो है अट्रैक्ट हुए इंडिया के स्पाइसेस मार्केट से, जो मसाले के जो बाज़ार हैं पूरे एशिया में, जो फेमस बाज़ार थे एशिया के, उन्होंने जो है डच को अट्रैक्ट किया इंडिया में सेवरल वॉयजेस के लिए। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई। देयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कारिकल, पटना, बालासोर एंड कोचिन। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासेस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। इंडिया में आकर के जो है उन्होंने कॉटन को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉटन का प्रोडक्शन किया। रॉ सिल्क, जो कच्चा जो सिल्क होता है वो, मोलासिस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बट आई विल टेल यू डेफिनेटली लेटर ऑन। ओपियम होता है अफीम, इंडिगो होती है हमारी नील।
तो नील की खेती की जाती थी, अफीम की खेती की जाती थी, और इन सब चीज़ों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देते थे। The Dutch succeeded in establishing their monopoly in the spice trade throughout the 17th century. अब डच जो है वो लोग सक्सेसफुल हो गए स्टैब्लिश करने में। मोनोपोली होता है एक तरह से एकाधिकार, कि पूरे स्पाइस ट्रेड के ऊपर, मसालों के व्यापार के ऊपर पूरी तरह से जो है डच लोगों का जो है एक तरह से मोनोपोली होगी, उनका एकाधिकार हो गया। दे स्टैब्लिश्ड अ ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ द फार ईस्ट। इंडिया से और फार ईस्ट जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब यहाँ से लेकर के इंडिया के बीच में ट्रेड रूट को इन्होंने डेवलप किया। दे फर्दर स्टैब्लिश देयर कमांड ऑन द पेपर एंड स्पाइस ट्रेड इन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, जावा एंड मोलुकास। बाद में जो इन्होंने पेपर होती है मिर्च और स्पाइस के मार्केट को जो है आइलैंड ऑफ सुमात्रा, जावा, इनमें जाकर के जो है और भी ज़्यादा डेवलप कर लिया। दे ऑल्सो सक्सीडेड ड्यूरिंग द इंग्लिश आउट ऑफ एम्बोयना, वन ऑफ द स्पाइस आइलैंड इन 1623। तो एक स्पाइस आइलैंड था 1623 में, इसको भी उन्होंने पूरी तरह से जो है कैप्चर कर लिया और अपना एकाधिकार जमा लिया। वाइल द डच वर एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड इन इंडिया इन द आइलैंड ऑफ द फार ईस्ट, दे वर अपोज्ड बाय द डच गवर्नमेंट हु लेड स्ट्रेस ऑन मेंटेनिंग द प्राइमेसी ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो डच गवर्नमेंट से ही उनका जो है अपोज उन्होंने किया, उसका विरोध किया। दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कंपनी। और इस बिहेवियर ने, जब डच गवर्नमेंट ने ही डच जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके अगेंस्ट ये सब जो है अपोज किया, उनका विरोध किया, तो जिस वजह से जो है ये एक इस तरह का जो बिहेवियर है उसने डिक्लाइन करवा दिया कंपनी की इकोनॉमी में। और यहाँ किस कंपनी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी बात हो रही है। तो इसका बिजनेस पूरी तरह से इन्हीं की गवर्नमेंट की वजह से ठप हो गया। अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर्किंग देयर वर कॉल्ड फैक्टर्स। तो ट्रेडिंग सेंटर्स जो एक मुख्य केंद्र हुआ करते थे व्यापार के, उनको फैक्ट्रीज कहा गया, और जो ऑफिशियल्स उनमें काम करते थे उनको कहा गया फैक्टर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का लेसन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।